हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग टॉप 1000 एमसीक्यू कर रहे हैं जनरल साइंस के। ये आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके भी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जस्ट लाइक आरएस हैं, राजस्थान कैटेगरी में ही आरपीसी में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। उन सभी के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको देखकर और एनसीईआरटी बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को लिया है, कोशिश करी है सारे क्वेश्चंस को ले लें। और ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस को लगा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखें। और हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए हुए। कोशिश हम हमारी क्लास में यही करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट चले, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे और हम कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाएं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग खुद की तरफ से भी आंसर किया कीजिए, ठीक है, और क्या लगता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है, आगे की ओर, अंदर की ओर, या बिल्कुल नहीं झुकता है। अब देखिएगा, कोई भी साइकिल सवार है, आप लोग अगर बात करते हैं मोड़ की बात होती है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ क्यों रही है। तो हमने ये देखा है कि जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ पे गति करते हैं तो हमारे ऊपर 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, जो अंदर की तरफ लगेगा, एक तो लगेगा अंदर की तरफ लगता है, और एक फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगता है। तो जब भी कोई साइकिल सवार टर्न करता है तो वो अपने आप को अंदर की तरफ झुका लेता है, इस अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करने के लिए। अगर ये बल को बैलेंस नहीं करेगा तो गिर सकता है, इसीलिए अपने आप को अंदर की तरफ झुकाता है। और यहाँ पे बात करेंगे बल, तो mv² अपॉन में r, ये यहाँ पे रहेगा बल का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे m द्रव्यमान, v वेग हो जाएगा और r त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है। मटका है, मटके का पानी आपने गर्मियों में आप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्मल अगर आप किसी टोकनी, स्टील की टोकनी में पानी रखोगे तो वो ठंडा नहीं होता है, बट इसके अंदर पानी ठंडा हो जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो छिद्र होते हैं, यहाँ से पानी निकलता रहता है और यहाँ से पानी इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकृत होता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मटके का पानी ठंडा रहेगा। तो रीजन क्या है? वाष्पीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स एक ही वस्तु पर। कोई वस्तु है, इस वस्तु पर विपरीत दिशा में लगते हैं। मान लीजिएगा एक इस तरफ लग रहा है और एक आपका इस तरफ लगता है, यानी कि दोनों खींच रहे हैं। ठीक है, अपोजिट हो गया है। अगर बल सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं, अगर एक ही दिशा में लगते तो जुड़ जाते, अलग अलग दिशा में लग रहे हैं तो 1 न्यूटन आ जाएगा, घट जाएगा। आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बोलता एक ही दिशा में है तो दोनों को आप जोड़ देते, क्योंकि बल जुड़ जाता। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधों में जाइलम जिम्मेदार होता है। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको हम लोग वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों में संवन का काम करते हैं। एक तो है जाइलम और दूसरा कौन सा है? फ्लोएम है। जाइलम से ध्यान रखिएगा जल यानी कि पानी की सप्लाई करता है, और फ्लोएम से ध्यान रखना है फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा पेड़ पौधों में। तो राइट आंसर है जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम। बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा 2 ही संवहनीय टिश्यू होते हैं, यानी कि संवहनीय ऊतक होते हैं, नाम है जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देखें, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक के द्वारा कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है या कौन सा दर्पण। अब देखिएगा, नॉर्मली रोगियों के दांत देखने के लिए ना देकर ऐसा भी दे दिया जाता है ईएनटी डॉक्टर्स के द्वारा किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल में लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिरर है, दांतों को देखेंगे तो बड़ा करके दिखा रहा है। अगर किसी वस्तु को बड़ा करके देखना है और आपने उस मिरर को वस्तु के बहुत नजदीक रखा है तो वहां पे काम आता है अवतल दर्पण। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। दर्पण हो गया, लेंस हो गया, उसके अलावा प्रकाश की परिघटनाएं, यहां से प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, ये ऐसी गैस है सूंघने पर आप हंसते रहोगे। तो इस गैस का नाम क्या है? तो इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O कहा जाता है। इसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया में भी दिया जाता है, बेहोश करने में भी दिया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो गैस है वो कैसी है, ये एक ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में ये ग्रीन हाउस गैस भी हम इसको कहते हैं। तो ये 3-4 प्रश्न यहां से बनेंगे। लाफिंग गैस ना देके नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है, ऐसा क्यों? आप पसीने से लथपथ हैं, आप पंखे में जाएंगे, आपको ठंडी सी हवा लगती है, या फिर गर्मियों में अगर आप पंखे में बैठते हैं तो आपको एक अच्छा सा फील होता है, ऐसा क्यों? फैन ठंडी हवा की आपूर्ति करता है? नहीं। आपका पसीना तेजी से सुखा देता है, हमारे शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित करता है, वायु के प्रवाह में वृद्धि होती है। तो हमारा जो पसीना होता है ना, बहुत तेजी से सुखाता है। अब तेजी से सुखाएगा, इसका मतलब वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, वो पसीना वाष्पीकृत हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए आपको ठंडक का एहसास होता है। तो जैसे पसीना सूख जाता है फिर बाद में ठंडी हवा नहीं लगती है ना, तो इसीलिए जैसे जैसे पसीना सूखता है आपको ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन होता है, जो हमने पहले प्रश्न में देखा था। ओके, तो राइट आंसर रहेगा बी नंबर। यहाँ पे आपके पास 2 सूचियां दी गई हैं, 2 लिस्ट हैं, आपको मिलान करना है, कौन सा मिलान कहां पर सही रहेगा। सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस और जल गैस। हम लोग ये तो जानते हैं कि आपका जो एलपीजी है, एलपीजी को आप लोग क्या बोलते हैं? कुकिंग गैस कहते हैं। हम लोग घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर यही गैस होती है। तो यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन, तो दूसरे का बी यहाँ पे ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से ही कोई है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से चलते हैं सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर क्या क्या रहेगा? अब बाकियों में देखिएगा, इसके अंदर मीथेन और इथेन होता है। तो पहले का सी, पहले का थर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों भी सेम है, हमें और आगे की तरफ चलना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, कोल गैस की तरफ चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोल गैस। और जल गैस की बात करेंगे, सॉरी, ये थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोल गैस होता है, 1 मिनट, हाँ, कोल गैस होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको जब मिलाओगे तो कोल गैस। और वाटर गैस की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, कोल गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, आपके पास आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताना है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बता दीजिएगा। अक्सर कोल गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस, इनमें किन किन का मिश्रण होता है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? अब फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई और के। बट यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा मुश्किल किया गया है, आपको यहाँ पे केमिकल नेम दिए गए हैं। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है बी और सी। तो बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी जो प्रेजेंट है वो आपका फैट सॉल्युबल हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर थायमिन है, नहीं होगा क्योंकि बी है ये। उसके अलावा अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं, सी, कैल्सीफेरोल डी और राइबोफ्लाविन, ये भी आपका गलत है। कैल्सीफेरोल ये आपका डी है, कैरोटीन ये आपका ए है, टोकोफेरोल ये आपका ई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कैरेटीन। आपका जो विटामिन ए है ना, उसका निर्माण कैरेटीन से ही होता है, बीटा कैरोटीन से, इसीलिए आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। और वैसे अगर बात करते हैं विटामिन ए का केमिकल नेम, तो होता है रेटिनॉल। डन। चलो नेक्स्ट देखिएगा, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? आंसर करना है आपको,
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रकाश तरंग के रूप में कम्युनिकेशन होगा और जिसकी वजह से संकेत अंदर यहाँ से प्रवाहित होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 1 नंबर। और यहाँ पर कौन सा फिनोमिना होता है, तो TIR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का योग कितना होता है। आपसे पूछा है अभिकारक यानी कि जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा। केमिस्ट्री का एक रूल है कि जितने भी आप अभिकारक का द्रव्यमान होगा और जो प्रोडक्ट का द्रव्यमान होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। जितना आप कितना लेंगे, यानी कि मान लीजिएगा आपने A प्लस B मिलाया और आपने उसे C बना दिया, तो इसका द्रव्यमान और इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर ही रहेगा। ये केमिस्ट्री का रूल है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो यहाँ पे गाड़ियों के साइड मिरर में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफी वाइड एरिया को कवर करता है, जिसकी वजह से आपको पीछे के व्हीकल्स बहुत आसानी से दिखते हैं। इमेज यहाँ पर कैसा बनता है, सीधा बनेगा, छोटा बनता है और वर्चुअल बनता है, यानी कि आभासी बनता है। डन। राइट आंसर क्या होगा, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए, बाकी दाढ़ी बनाने के लिए, वाहनों के हेडलाइट में टॉर्च के लिए, इन सभी के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। पूछा गया है नॉन मेटल, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेटल पूछा है, नॉन मेटल पूछा है, क्योंकि दोनों में ही एक एक ही अपवाद है। मेटल की बात करेंगे तो पारा जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल की बात करेंगे तो ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या पूछा है, अधातु पूछा है, नॉन मेटल। तो राइट आंसर आपका रहेगा ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिए, ब्लूटूथ तकनीक इस्तेमाल होती है, हम लोग अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग फोन से टीवी में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप वायरलेस संचार करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक वायरलेस होता है। हम किसी, मान लीजिएगा मुझे अपने फोन से टीवी को कनेक्ट करना है या फिर मुझे फोटोज को ट्रांसफर करना है, तो मैं कोई तार थोड़ी ना लगाती हूँ, जस्ट ब्लूटूथ ऑन किया देन हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, RS के एग्जाम तक में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा B नंबर सही है। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो कैरोटिनीमिया, क्वार्शरकोर, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा क्वार्शरकोर और मरासमस, दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। कैरोटिनीमिया ये आंखों से संबंधित है, ये विटामिन सी की कमी से होता है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और क्वार्शरकोर ये आपके प्रोटीन की कमी से होता है। कोई भी चीज अति हो रही है, कमी हो रही है, दोनों से ही आपके बॉडी के अंदर डिजीज होने की संभावना होती है। अगर कोई भी चीज बैलेंस में है तो आप मतलब सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसान के पास कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, कितने कशेरुकी होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे देखिएगा और आंसर करना है। राइट आंसर है 33 होते हैं। अगर यही आपसे पूछा जाए कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लासेस को पूरा देखिए, ये क्लासेस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के देखो। और पहली बात, मैं खुद ही आजकल थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से क्वेश्चंस कवर कर ले, परंतु आपको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इनके आंसर जरूर करने हैं। इससे आपको ही याद होने वाला है, मुझे याद नहीं होगा, तो इसीलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीट रुकने और अन्य हृदय समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो एपिनेफ्रिन दिया जाता है, और ये आपका एड्रिनल, अगर बॉडी में पूछा जाए तो कहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो B नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना नहीं होता है। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा देखता फटाफट से पहला नंबर ऑप्शन कर देता, यहाँ पे कितना नहीं होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सही है, एक गलत है। ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड वाला बिल्कुल सही है, 310 केल्विन बिल्कुल सही है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट बिल्कुल सही है, 96.8 नहीं होता है। 4th नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर तो ये हमारे लेंस की क्षमता, लेंस की कैपेसिटी को हम इसे मेजर करते हैं, ये हमारे लेंस की क्षमता की इकाई है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। हमारा ब्रेन जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये हमारे मध्य मस्तिष्क का भाग होता है जो आपकी बॉडी के अंदर आपके सेंसरी ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है, सुनना, देखना, ये चीजें कौन कंट्रोल करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट देखिए, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह के ऊपर रहता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कितना भाग पानी के अंदर रहता है, अब ये प्रश्न है कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। आप लोग ये तो जानते हैं कि पानी के कंपैरेटिवली बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम रहता है, क्योंकि आयतन किसका? बर्फ का ज्यादा होता है। अगर आयतन ज्यादा है तो डेंसिटी यानी कि घनत्व कम है। अगर पानी से बर्फ का घनत्व कम है तो बर्फ जो है पानी पर तैरेगी, तो इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। कितना घनत्व कम होता है? 9%। तो ध्यान रखिएगा, उसका 1/9 भाग है ये तो पानी के अंदर रहता है, ये अंदर रहता है। पूछा गया है सतह से ऊपर, तो राइट आंसर रहेगा 1/10 या 0.1% भी बोल सकते हैं। कैसा भी करके प्रश्न आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत बार देखा है, निर्वात में प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? हवा से ज्यादा, हवा से कम, पानी से ज्यादा, कान से कम। तो हवा से भी ज्यादा होती है, तो राइट आंसर आपका रहेगा 4th नंबर ऑप्शन, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताना है। आज आपके 2 टेस्ट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करना है, नंबर डाल के आंसर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना है जो आपने पूछा है, या फिर लाइट की स्पीड इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यूनिट का गड़बड़ दे दिया जाता है आपको, किलोमीटर या मीटर इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। फ्यूजर बना होता है, फ्यूजदार, हम लोग घरों में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। ये हमारी डिवाइस को दूसरे जितने भी डिवाइस है उनसे कनेक्ट करेगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाने पर कट हो जाएगा और आपके जितने भी अप्लायंस है उनको सेव कर देगा। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो का क्या काम है? डायनेमो बोल दीजिए, जनरेटर बोल दीजिए, तो इनका काम होता है एनर्जी को कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? जनरेटर घूमता है, अब घूमना क्या है? तो यहाँ पे मैकेनिकल यानी कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है, बदले में जनरेटर आपको विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली देता है ना, तो क्या काम करता है? यांत्रिक से बिजली बनाने का काम करता है। तो राइट आंसर है आपका बी नंबर। कोई भी डिवाइस क्या काम कर रही है, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, जस्ट देखना है, समझना है और आंसर तक जाना है। कभी भी इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से तो इजीली आप अपने क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाएंगे बिना गलत किए हुए। जैसे कि मोटर का प्रश्न हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। मोटर आप बिजली से उसको चलाएंगे, मोटर को चलाया, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, बदले में वो घूमेगी, यानी कि विद्युत को उसने यांत्रिक में बदल दिया। ठीक है, और ऐसे ही ये यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम कब होगा? यहाँ पे देखिएगा, विद्युत वाहक बल कब प्रोड्यूस होता है? या तो आप कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स को पास करवाएंगे उस समय पे, या चुंबकीय फ्लक्स रखा हुआ है, कुंडली को घुमाएंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब ज्यादा कब होगा?
कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो या परिवर्तन की दर अधिकतम हो। तो कुंडली से जो फ्लक्स जुड़ा हुआ है ना, इसमें जो चेंजेस होगा वो जैसे ही ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका जो मान होगा वो भी अधिकतम होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर और कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लिंडमैन भाई साहब ने बताया था एनर्जी को लेकर कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितना एनर्जी जाता है, तो ध्यान रखिएगा 10% एनर्जी जाता है। कितना? 10% जाएगा एक स्तर से दूसरे स्तर पर। किसने बोला है? लिंडमैन का ये नियम है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आपका जो इकोसिस्टम वगैरह है उससे रिलेटेड ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, जंग लगने पर लोहे का भार। जैसे ही लोहे पर जंग लगता है तो लोहा थोड़ा भारी हो जाता है, तो उसका भार जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देगी। बहुत सारी धातुएं होती हैं, कई बार कोई गर्म जल से रिएक्शन करती है, कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती है, या फिर कोई स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। अब ये वाली चीजें मैंने पता है कहाँ बताई है, मेटल नॉन मेटल वाला मैंने रिसेंटली एक टॉपिक करवाया है, उस टॉपिक के अंदर मैंने सारी बातें बताई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे पिन कर दूंगी ताकि आपको इजी हो जाएगा और यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीशियम है ये आपका ठंडे पानी के साथ नहीं गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है और तैरना शुरू कर देगी। राइट आंसर है आपका मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु जब आप मिलाते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही मिश्र धातु या एलॉय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पारा एक क्या है? नॉर्मल धातु है, मिश्र धातु नहीं है। जबकि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर ये सारी क्या है? ये सारी आपकी मिश्र धातु है। अगर मैं यहाँ से बात करूं, कॉपर और जिंक को मिलाओगे तो पीतल बनेगा, कॉपर और टिन को मिलाओगे तो कांसा बनेगा। ठीक है, कॉपर, जिंक और आपका निकल, ठीक है, इनको जब मिलाओगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन काम करती है? फोटोस्टेट करवाते हैं ना, बैटरी ऑफ होने वाली है, जस्ट एक मिनट, चलिए थोड़ी देर चल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो इमेज मेकिंग है ना, इस सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए आपकी जो मशीन है वो फोटोस्टेट करती है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो ये वाला है ना, विद्युत चुंबकीय इमेज मेकिंग, ये आपका यहाँ पे इमेजिंग, या आप इसको इमेजिंग भी बोल सकते हैं सीधा, इसके ऊपर काम करता है आपका MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, वैसे आप इसको नहीं करो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? आपने देखा है सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पर लगभग 8 मिनट में पहुंच जाती है, जबकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रकाश की जो स्पीड है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो वहां से रेडिएशंस के थ्रू आता है, इसीलिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेडिएशंस, क्योंकि कोई भी विकिरण अगर कहीं पे माध्यम नहीं है तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, और उस फॉर्म में इसको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत तेज गति से ट्रेवल करेगी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर, अगर मैं ठोस की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो कंडक्शन के जरिए होता है। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड की बात करती हूं तो संवहन के जरिए होगा। अगर रेडिएशन की बात करूंगी, यानी कि प्रकाश वगैरह है, तो वहां पे रेडिएशंस के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीसीजी का टीका, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरी, ये इसका फुल फॉर्म है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। अब इसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, यक्ष्मा कहा जाता है, क्षय रोग कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारे नाम और इंग्लिश में जस्ट टीबी। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, काफी लंबे समय तक खांसी आना, वो इसका एक यानी कि वो टीबी का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से आपको कौन बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिएगा, लैक्टिक एसिड आपको दूध में मिलेगा, एसिटिक एसिड सिरका में मिलेगा, ब्यूटायरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में मिलेगा,
परंतु टार्टरिक एसिड आपको इमली के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यही आपका राइट आंसर है, 4th नंबर ऑप्शन। डन? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिए और आप इनको रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फाउंटेन पेन। इस प्रकार का पेन हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे और आपने देखा होगा जो भी बड़े लोग हैं साइन वाइन करने के लिए इन पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके केशिका क्रिया यानी कि जो कैपिलरी एक्शन है उस सिद्धांत पे काम करता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। बेल किसकी इकाई है? बेल। बेल से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेल का हम लोग क्या करते हैं, बेल बजाते हैं ना तो घंटी आवाज, ठीक है, आवाज से ध्यान रखिएगा। साउंड का एक यहाँ पे इकाई है, तो यहाँ से आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल भी है ना, डेसिबल 1 डेसिबल इक्वल्स टू 10 बेल होता है। तो डेसिबल भी साउंड का है और बेल भी साउंड का है। तो बेल से घंटी बजती है, आवाज आती है, उसी से ध्यान रखिएगा साउंड का है। समुद्र की गहराई की समानता हम किससे मापते हैं, यानी कि समुद्र की जो गहराई है ना वो उसको हम किससे मेजर करते हैं? तो ध्यान रखिएगा फेदोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। फीट हम लोग नॉर्मली देखते हैं, माइल्स की बात करते हैं। नॉटिकल मील जो होता है ना वो आप लोग समुद्र की जो दूरी है उसको नॉटिकल मील के अंदर मेजर करते हैं। ओके, हाँ एक चीज और, सोनार का जो इस्तेमाल है इसके अंदर हम लोग कौन सी अल्ट्रा, आपकी जो सोनिक वेव है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी समुद्र की गहराई को मेजर करने में होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी के अंदर हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। 2nd नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पे प्रारंभ होती है? जहां से आप खाना रखना शुरू करते हैं, आपने मुंह में खाना रखा बस वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर है माउथ से शुरू होगा। फाइनल कहाँ तक चलता है? छोटी आंत तक चलता है, यानी कि फाइनल जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में, और वहीं से फिर खाना अवशोषित होना भी शुरू हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी कहाँ से शुरू होगा? छोटी आंत से ही शुरू होगा। नेक्स्ट देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो हमारे बॉडी में जितने भी और ग्लैंड्स हैं उन सभी पे कंट्रोल करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा जो आपकी ये ग्रंथि है इस पे कंट्रोल करने का काम करती है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सुपर मास्टर बोल सकते हैं, हेड मास्टर भी बोल सकते हैं। सुपर मास्टर, हेड मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यकृत में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पचा भोजन नहीं, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित पचा भोजन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये बंद हो सकता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो संचित भोजन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्लाइकोजन। कहाँ पे स्टोर होता है? एक तो लीवर में स्टोर होता है और आपकी मांसपेशियों में स्टोर होता है। आप जब भी खाना नहीं खाते हैं यहीं से ही आपको एनर्जी की सप्लाई होती है। आपके बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती तो वो कैसी दिखाई देती है? तो वो आपको काले रंग की दिखाई देगी। अगर वो सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, ठीक है, तो वो आपको सफेद रंग की दिखाई देगी, और सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो काले रंग की दिखाई देती है, और जिस रंग को परावर्तित करती है उस रंग की दिखाई देगी। मान लीजिएगा जैसे कि कोई वस्तु है वो आपका हरे रंग को परावर्तित कर रही है तो हरे रंग की दिखाई देगी। ओके, चलिए, लारिया एमाइलेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? लारिया एमाइलेज। तो ध्यान रखिएगा, टाइलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लारिया एमाइलेज भी बोला जाता है, जो आपके कार्ब्स को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आज की डेट में हम लोग इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं।
कल से हम लोग रेगुलर क्लासेस आपको 8 बजे मिलती रहेंगी और कोशिश करेंगे 1-2 दिन में हम लोग लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। आप लोगों को लाइव अटेंड करना है, इसलिए पहले हम एक पूरा सिनेरियो बना रहे हैं ताकि आपकी हैबिट हो जाए 8 बजे आने के। उसके बाद में हम लोग जो क्लासेस है वो 8 बजे शुरू कर देंगे लाइव। तो मिलते हैं कल के सेशन में। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।